अपने आते हैं पॉलिटी पर। इकोनॉमी आपको पता है एम्पायर का एक दर्जा होती है, इकोनॉमी इज इक्वल टू एम्पायर एंड हाउ टू कंट्रोल द इकोनॉमी बाय कंट्रोलिंग द पॉलिटी। तो दैट्स व्हाई इकोनॉमी की असर पॉलिटी में कैसे पड़ती थी वो मैं बताता हूं। क्लियर? पॉलिटी कैसी थी क्लास? कॉन्स्टेंटली फाइटिंग, फाइट करते थे, थोड़ी बहुत रिसर्च करते थे और निकल जाते थे। तो क्या था, पॉलिटी जो थी वो किस तरह बनी हुई थी? ट्राइबल चीफ था, कबीला, उस वक्त क्या था? कबीला। ट्राइबल चीफ को ये लोग कहते थे राजन और गोप। राजन और गोप। क्लियर? आज के टाइम पे राजा का बेटा ही राजा बनेगा, उस वक्त ऐसा नहीं था, क्योंकि उस वक्त सबको अपनी मजबूरी के कारण लड़ना था। लड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट थी, सबको लड़ना पड़ता था। क्लियर? जो अच्छा लड़ता था वो कहलाता था द क्लैन ऑफ वॉरियर्स। तो ये लड़ना सबको पड़ता था, लड़ाई सबके लिए जरूरी थी। ठीक है? क्योंकि एक ट्राइब दूसरे ट्राइब के साथ लड़ रही थी फॉर द सर्वाइवल, फॉर द काउस, और जो काउस को प्रोटेक्शन दे रहा था, जो ट्राइब्स को प्रोटेक्शन दे रहा था, उसको अपने कहते थे राजन और गोप। ठीक है क्लास? इससे राजा भी कैसा होना चाहिए? राजा का बेटा राजा नहीं, राजा वो होना चाहिए जो हकदार है, जो एबल रूलर है ना? दैट्स व्हाई यू विल फाइंड द पोजीशन ऑफ द किंग was done through election. Was done through election. किंग की जो पोजीशन होती है वो इलेक्शन के थ्रू होती थी, और जो किंग अच्छा काम नहीं करता था उसको वापस बुला लेते थे, आजा बेटा। मतलब राजा को भी प्रजा की जरूरत थी और प्रजा को भी राजा की जरूरत थी। राजा ट्राइबल चीफ था, प्रोटेक्ट करता था, तो क्यों एबल था, लेकिन लगता था कि अभी अनेबल राजा है, उसको वापस बुलाओ, कोई और राजा को सिलेक्ट करो, इस टाइप का। इससे राजा जो है वो हमेशा प्रजा पे डिपेंडेंट रहता था। राजा को वो करना पड़ता था जो प्रजा कहती है, राजा इनकार नहीं कर सकता भाई, क्योंकि राजा सिलेक्ट हो रहा था। क्लियर? बड़े बड़े यज्ञ नहीं थे उस वक्त, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, वो सब यज्ञ नहीं थे। राजा को प्रजा की जरूरत थी, इसलिए किंग वॉज कॉल्ड वन अमॉन्ग इक्वल। कबीलाई जहां पे होता है ना क्लास, वहां पे यूनिटी आपको स्ट्रांग रखनी पड़ती है। जहां पे भी नोमैडिक ट्राइब होती है वहां पे यूनिटी स्ट्रांग रखनी पड़ती है बेटा, तो ही काम का है। नोमैडिक ट्राइब्स में हमेशा यूनिटी कैसी होनी चाहिए? स्ट्रांग, क्योंकि लोगों को अपनी कैटल बचानी है, लोगों को एक दूसरे का सपोर्ट चाहिए। इससे किंग वॉज कॉल्ड वन अमॉन्ग इक्वल। वन अमॉन्ग इक्वल, क्या आप में से ही एक है, कोई एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस नहीं है, कोई एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस नहीं है। किंग क्योंकि सिलेक्ट होता था तो उसको प्रजा का कहना मानना पड़ता था, इसलिए किंग कैन नॉट इंपोज द टैक्स। टैक्स सिस्टम नहीं है, टैक्स इंपोज करेगा तो प्रजा हटा देगी, और आप इंपोज कर ही नहीं सकते टैक्स, क्योंकि वॉर्स हो रहे, और जहां पे वॉर्स हो रहे हैं वहां पे आप टैक्स कैसे इंपोज कर सकते हो? पैसा होना चाहिए ना लोगों के पास आपको टैक्स देने के लिए। टैक्स आप तब ले सकते हो जब आप सेटल्ड हो, आपको पता हो कि बेसिक इनकम अब आना शुरू हो गया है, तब टैक्स। इनकम ऊपर नीचे हो रही है बेटा, तो आप टैक्स कैसे दे सकते हो? आपको पता ही नहीं है कि इतना टैक्स देना है। क्लियर? दैट्स व्हाई उस वक्त टैक्स नहीं था, उस वक्त थी बलि। क्या थी बेटा? बलि। किंग कैन नॉट इंपोज टैक्स, किंग को मिलती थी बलि। बलि मतलब वॉलेंट्री गिफ्ट्स बाय द पीपल। कि भैया हमारी गाय ने बहुत अच्छा दूध दिया है, राजन जी आपके लिए हम गिफ्ट लाए हैं, राजा के आ जाओ, कोई बात नहीं, स्वीकार करते हैं। दूसरा कहता है राजा हमारे पास कुछ नहीं है, ठीक है, गाय बीमार थी इसलिए कुछ हुआ नहीं है। राजा के ठीक है बेटा कोई बात नहीं, माफ किया। दयालु दिखाना होता था, अंदर से भले होसा हो, ठीक है, पर दयालु।
कोई कहता था आज यव अच्छे हो गए हैं, ले लीजिए, आज घी अच्छा बना है, ले लीजिए, राजन स्वीकार करते थे। बलि नहीं बना, कोई बात नहीं, बस सबको यूनाइट होके रहना है, सबको एक दूसरे का सपोर्ट करना है, ठीक है, उस टाइप की पॉलिटी थी। क्लियर? दैट्स वाई राजा अपनी तरीके से कोई डिसीजन नहीं ले पाता था। उस वक्त यू विल फाइंड द डिफरेंट टाइप ऑफ ट्राइबल असेंबलीज। क्या देखने मिल रही है? डिफरेंट टाइप ऑफ ट्राइबल असेंबलीज, सभा, समिति, विधत, गण। विधत इज द ओल्डेस्ट असेंबली, बार बार सबसे ज्यादा बार मेंशन इसका है, विधत का है, ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार मेंशन विधत का मेंशन है। सभा, समिति, विधत और गण। सभा का मतलब क्या? इसके फंक्शन क्या थे? किंग को एडवाइस करना एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज में एंड जुडिशियरी इश्यूज में, वॉर इश्यूज में राय देनी किंग को। मतलब सभी फैमिली में से होशियार होशियार जन आते थे और किंग को सलाह देते थे कि सर आपको ये करना है, सर आपको ये करना है, और किंग को सभा का डिसीजन मानना पड़ता था। किंग मना नहीं कर सकता, किंग ये नहीं कह सकता कि नहीं मैं सभा की डिसीजन नहीं मानूंगा। अगर किंग ऐसा करता था क्लास, किंग डोमिनेंसी क्रिएट करने की कोशिश करता था, सभा एंड समिति मिलकर उनको बाहर निकालती थी, चल बाहर आ जा, दूसरे किंग को इलेक्ट करते हैं, तू बकवास है। तो सभा का इंपॉर्टेंस बहुत था। क्लियर? सभा जो डिसीजन ले वो किंग को मानना पड़ता था। इससे डिसीजन ऑफ सभा कैन नॉट बी इग्नोर्ड बाय द किंग। दैट्स व्हाई डिसीजन ऑफ द सभा वाज कॉल्ड, उसको एक टर्मिनोलॉजी दी है, नरिश्ड, नेवर टू बी डिनाइड। नेवर टू बी डिनाइड। समिति, 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 क्लियर? इसका मेन रोल था फिलोसॉफिकल इश्यूज, ठीक है, फिर प्रेयर्स करते थे ये लोग एक साथ मिलकर। इट इज दी पीपल असेंबली, जितने भी ट्राइब थी, ट्राइब में जितने भी मेंबर थे वो सब आते थे इसमें, समिति में बैठते थे, क्लियर, साथ में खाना खाते थे, प्रेयर करते थे, समिति, सब एक साथ मिलकर प्रेयर करते थे, क्लियर, समिति। समिति का मेन रोल क्या था? इलेक्शन ऑफ द किंग। इलेक्शन ऑफ द किंग। सभा एंड समिति वॉज कॉल्ड टू बी द डॉटर ऑफ प्रजापति। सभा एंड समिति बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। सभा एंड समिति वॉज कॉल्ड द डॉटर ऑफ प्रजापति, मतलब ब्रह्मा जी की डॉटर। सभा एंड समिति कहां पे लिखा है ये बताइए? अथर्ववेद में। कहां पे बेटा? अथर्ववेद में। अथर्ववेद मेंशन सभा एंड समिति was called to be the daughter of प्रजापति। क्लियर? इलेक्शन ऑफ द किंग। इसलिए समिति जो होती थी, क्लियर, उसका जो हेड बनता था, वैसे तो राजन ही उसका हेड था क्लास, इसका हेड वैसे तो राजन ही था। तो यहां पे राजन को और एक टर्मिनोलॉजी देने में आई थी, ईशान। क्या? ईशान। ईशान मतलब ईश्वर जैसा। दैट्स व्हाई समिति का इंपॉर्टेंस कितना होगा, कितना इंपॉर्टेंस होगा, ओके, वो राजा का इलेक्शन कर रही थी। फिर आती है विधत। इट इज द ओल्डेस्ट असेंबली, इट इज द असेंबली ऑफ एल्डर्स। किसकी असेंबली थी? एल्डर्स की असेंबली थी। आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो आपको किस चीज में सलाह देते हैं? सोशल इश्यूज। किसमें? सोशल, ठीक है, रिलीजियस इश्यूज, मैरिज, डिवोर्स, वो सब विधत का काम था देखना। गण, स्मॉल इश्यूज। इट इज दी, कहते हैं ना कि काइंड ऑफ अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जैसी चीजें थी, स्मॉल इश्यूज करते थे ये लोग, ठीक है।
इट वॉज द असेंबली ऑफ द सोल्जर। छोटे मोटे इश्यू कि आज अनाज कम पड़ गया है वॉर के दौरान, तो किसका काम रहता था? गण का। तो सभा समिति विधत एंड गण। सभा एंड समिति वॉज कॉल्ड बी द डॉटर ऑफ प्रजापति, ब्रह्मा जी की डॉटर, अथर्ववेद में लिखा है बेटा। तो ये सबका इंपॉर्टेंस था। क्लियर? विमेन कैन अटेंड दिस ट्राइबल असेंबलीज, क्यों वो मैं बताऊंगा सोसाइटी में, लेकिन पॉलिटी का ये इंपॉर्टेंस था। नरिश्ड का मतलब है नेवर टू बी डिनाइड, पूछ सकते हैं, ठीक है, उस टाइप की पॉलिटी थी यहां पे। सभी लोग लड़ते थे क्लास, लड़ाइयां होती रहती थी, लड़ाइयां इंपॉर्टेंट थी और होती रहती थी। दैट्स वाई यहां पे कोई स्पेशलाइज ऑफिसर नहीं था, सबको लड़ना पड़ता था, सबको। एवरीवन वाज फाइटिंग विद डिफरेंट ट्राइब्स फॉर द काउस, तो लड़ना सबको पड़ता था। क्लियर? तो ये जो पॉलिटी थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी। स्टैंडिंग आर्मी कब होती है? स्टैंडिंग आर्मी मतलब रिक्रूटमेंट वाली आर्मी, जिसको आप रिक्रूट करते हो सैलरी पर, वो नहीं बनी थी अभी। वो क्यों नहीं बनी थी? क्योंकि अभी किले बनने की शुरुआत नहीं हुई थी, किले नहीं थे, फोर्ट्स नहीं थे। फोर्ट्स होते हैं तब आपको सैलरी में आर्मी देनी पड़ती है कि फोर्ट्स की रक्षा करने के लिए। फोर्ट्स है ही नहीं तो स्टैंडिंग आर्मी का ही की। सब लोग को लड़ना है क्योंकि सब लोग को अपने गाय की चिंता है, अपने कैटल्स की चिंता है, इसलिए सब लोग लड़ते हैं। अफगानिस्तान में देखो सब लोग लड़ते हैं, सर्वाइवल का सवाल है, सबको लड़ना पड़ता है। महाभारत का वॉर देखो, सब लोग लड़े थे, ब्राह्मण्स भी लड़े थे, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ब्राह्मण। क्लियर? क्षत्रिय तो लड़े ही थे, ज्यादातर क्षत्रिय ही थे। वैश्य भी लड़े थे, युयुत्सु वाज द वैश्य, युयुत्सु, युयुष्यु। क्लियर? फिर शूद्र भी लड़े थे, कर्ण, सुतपुत्र। हाँ, उनका रोल कम था लेकिन लड़े जरूर थे बेटा। ठीक है? तो यहां पे इलेक्शन ऑफ किंग होता था। हाँ, वैसे किंग की पोस्ट हेरिडिटरी कह सकते हो यहां पे, लेकिन किंग को आपको निकालना है तो निकाल सकते हैं अपने, किंग को आपको निकालना है तो निकाल सकते हैं। इफ यू वांट निकाल दो तो निकाल सकते हैं। तो उस टाइप की आपको यहां पे पॉलिटी देखने मिलती है। ठीक है? सब लोग लड़ते हैं एक दूसरे के साथ। अब मैं आऊंगा सोसाइटी पर। किस पर आऊंगा बेटा? सोसाइटी पर, फटाफट। इकोनॉमी की असर, पॉलिटी की असर आपकी सोसाइटी में देखने ही मिलती है क्लास। आप देखिए, एक टाइम पे इंडिया में फ्यूडलिज्म चलता था। इकोनॉमी फ्यूडलिज्म के कारण चलती थी, लैंड के कारण चलती थी। दैट्स वाई इंपॉर्टेंस लैंड का था। टाइटल उस हिसाब से देते थे लैंड के कारण। ठाकुर, जिसके पास बहुत सारी लैंड है। क्लियर? सवाई, जिसके पास बहुत सारी लैंड है, लैंड के हिसाब से देते थे टाइटल। आज के टाइम पे इकोनॉमी चलती है लिक्विडिटी से। तो जिसके पास ज्यादा पैसा होता है, ज्यादा संपत्ति होती है, उसको अपने कहते हैं टाइकून। अब अपने नहीं कहते ठाकुर, अपने कहते हैं टाइकून, क्योंकि अब लिक्विडिटी का जमाना है, मनी, कैश मनी का जमाना है, कैपिटलिस्ट का जमाना है। अपने कहते हैं रिच क्लास। रिच क्लास मतलब जिसके पास ज्यादा लिक्विडिटी हो, लैंड नहीं। तो पहले लैंड लॉर्ड का इंपॉर्टेंस था सोसाइटी में, क्योंकि इकोनॉमी लैंड लॉर्ड से चलती थी, है ना? तो वैसे ही क्लास, जब मैं सोसाइटी की बात करूं उस वक्त, तो उस वक्त जो इकोनॉमी थी बेटा, वो पैस्टरल इकोनॉमी थी, जिसको अपने कहते हैं रूरल इकोनॉमी। अब आपको पता है रूरल एरियाज में आज की तारीख में भी आप जाओगे तो गाय भैंस चराने का काम, खेतीबाड़ी करने का काम, वो सब किसका रहता था? मेल्स का। किसका? मेल्स का। मेल्स का ही रहता है ना। दैट्स वाई जिसके कारण आपकी इकोनॉमी चल रही है, उसका इंपॉर्टेंस सोसाइटी में ज्यादा रहेगा। अर्बन एरियाज में विमेन का भी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि विमेन भी एक अच्छा रोल प्ले करती है अर्बन एरियाज में, इसलिए अर्बन एरियाज में विमेन एम्पावरमेंट ज्यादा देखने मिलता है। रूरल इकोनॉमी, गांव की इकोनॉमी। वॉर्स कौन करते थे ज्यादा? वॉर्स
वॉर्स में पार्टिसिपेट ज्यादा कौन करता था, ज्यादा कह रहा हूं वैदिक एज में फीमेल्स भी थी, हाँ, जो वॉर्स में जाती थी, लेकिन ज्यादा मेल्स। पार्टिसिपेशन किसका रहता था ज्यादा, मेल का। जैसे सोसाइटी में भी इंपॉर्टेंस किसका रहेगा, मेल का। दैट्स वाई पैट्रियार्की। पैट्रियार्की वेरी इंपॉर्टेंट। गोखो मत, इस तरह याद रखो। इकोनॉमी रूरल, तो सोसाइटी में भी इंपॉर्टेंस किसका, मेल का। क्यों, क्योंकि वॉर्स में कौन जाता है, मेल्स जाते हैं। गाय भैंस कौन चराता है, मेल्स चराता है। उस वक्त थोड़ी बहुत खेती कौन करता था, मेल करते थे। तो मेल्स वर डिजायर्ड बाय द पेरेंट्स, ठीक है, फॉर द वॉर्स, पैट्रियार्की। लेकिन और एक चीज, उस वक्त सबको लड़ना पड़ता है, ठीक है। मतलब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, हकदार होगा वो राजा बनेगा। टीचर का बेटा टीचर नहीं बनेगा, हकदार होगा वो टीचर बनेगा। इसलिए उस वक्त जो व्यवस्था थी, कास्टिज्म था, वो रिजिड नहीं था, फ्लेक्सिबल था, ठीक है। फ्लेक्सिबल ऑक्यूपेशन, नो वर्ण व्यवस्था वॉज रिजिड। वर्ण व्यवस्था रिजिड नहीं थी। वर्ण का मतलब क्या है, वर्ण का मतलब है कलर। वर्ण का मतलब है कलर, ठीक है। क्योंकि मैं ऋग्वेदिक सोसाइटी की बात कर रहा हूं, तो कितने प्रकार के आपको उस वक्त, आर्य वर्ण, दास वर्ण, दस्यु वर्ण, दस्यु। और ये आर्यंस के अंदर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इस टाइप का। क्लियर। चलो ये चीज तो मैं आपको बाद में कराता हूं, पहले अपने ये देखते हैं। आर्य, दास, दस्यु, ठीक। मिडाइवल पीरियड में आते हैं। मुगल्स, टर्क, राजपूत। मैं इंटरलिंक करवा रहा हूं आपको, दर्शक गोखने की जरूरत ना पड़े। क्लास, जब मुगल्स और टर्क लड़ते थे एक दूसरे के साथ, इब्राहिम लोधी तो अफगानी थे, लेकिन सेंट्रल एशिया में जब मुगल्स, टर्क्स, अफगानी ये सब एक दूसरे के साथ लड़ते थे, they were fighting for the power. They were fighting for the power. Same way when Arya was fighting with the Das, fighting for the power. Who were Das? Das कौन थे? They were the pre-Aryans. कौन थे? Pre-Aryans. Who do not do the sacrifice. जो sacrifices नहीं करते थे। Sacrifices मतलब यज्ञ वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं करते थे। तो when Aryans were fighting with the Das, they were fighting for the powers. Clear? जैसे वो दास को हरा देते थे, दास को वो लोग शूद्र बना देते थे। क्या बना देते थे? शूद्र। That's why when Mughal were fighting with the Turks, they were fighting for the power. But when Mughal was fighting with Rajput, they were fighting for the power and humiliation. Humiliate करते थे एक दूसरे को, Mughals and Rajputs. ठीक है? That's why when Babur came to India, and when he was fighting with Rana Sanga, the Battle of Khanwa, 1527, Babur called himself as the Ghazi and told कि I am doing the jihad against Rana Sanga. जो बताता है कि दास्यूज जो थे, सॉरी राजपूत जो थे, वो यहाँ के लोकल पीपल थे। ठीक है। Similarly, when Aryans were fighting with Dasyus,
they gave the terminology of दस्यु हत्या. दस्युज were the totally black people. दस्यु हत्या जो बताता है कि दस्यु यहाँ के मेन लोकल्स लोग होंगे. क्या होंगे? मेन लोकल पीपल, टोटली लोकल. जो किंग बाबर कॉल्ड हिमसेल्फ द गाजी, जब राणा सांगा के खिलाफ वो लड़ रहा था, रिलीजन का यूज किया था. ठीक है. सेम वे आर्यंस वर फाइटिंग विद द दस्युज, दे गेव द टर्मिनोलॉजी दस्यु हत्या, के करनी चाहिए दस्यु की हत्या. और एक चीज उन्होंने कही थी कि द किंग हु डिफीट्स द दस्यु, वैसे राजा जो दस्युओं को हरा देते हैं, किंग हु डिफीट द दस्यु was called the त्रासदस्यु. क्या कहते थे? त्रासदस्यु. तो उस टाइप का था. क्लियर? अब क्लास टोटली फ्लेक्सिबल था सब कुछ. अगर आप ब्राह्मण हो, ठीक है, टीचर हो, तो आपका बेटा क्षत्रिय बन सकता है, क्योंकि उस वक्त एबल सोसाइटी की जरूरत थी, लोगों को लड़ना पड़ता. अगर मैं कास्टिज्म पे आ जाऊंगा, रिजिड वर्ण व्यवस्था पे आऊंगा, तो एबिलिटी का इंपॉर्टेंस कम हो जाएगा, बर्थ का इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा. लेकिन उस वक्त एबल रूलर्स की जरूरत थी, एबल पर्सनालिटीज की जरूरत थी, बिकॉज ऑफ वॉर्स जरूरी थे. और वॉर्स में हमेशा एबिलिटी देखने में आती है. ठीक है, बर्थ नहीं, एबिलिटी. दैट्स वाई यहां पे आप और एक चीज देखोगे कि फ्लेक्सिबिलिटी देखने मिलती है. लेकिन ऋग्वेद का जब फाइनल एरा चल रहा था, लास्ट फेज, मतलब एंडिंग ऑफ ऋग्वेदा एंड स्टार्टिंग ऑफ लेटर वैदिक. ठीक है. तो यहां पे आपको वर्ण व्यवस्था इन आर्यंस देखने मिली. आर्यन सोसाइटी की वर्ण व्यवस्था ऋग्वेद में. कौन से चैप्टर में? जैसे मैंने बताया गायत्री मंत्र थर्ड मंडाल, थर्ड चैप्टर. वैसे ही क्लास ऋग्वेद का 10th मंडाल, लास्ट फेज, लास्ट चैप्टर, द एंडिंग ऑफ ऋग्वेदिक सोसाइटी. यू विल फाइंड दी वर्ण व्यवस्था, प्रॉपर वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और एक न्यू टर्मिनोलॉजी आई, शूद्र टर्मिनोलॉजी. कौन सी टर्मिनोलॉजी? शूद्र. जो आपको कहां से मिलती है? सॉरी, 10th मंडाल ऑफ द ऋग्वेदा, शूद्र. यहां से कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था रिजिड होनी अब शुरू हो गई. पहले नहीं थी वर्ण व्यवस्था रिजिड. पहले आर्यंस के अंदर ऐसा था कि आपको जो चाहे वो आप ऑक्यूपेशन चूज कर सकते हो. इट वॉज वेरी मच फ्लेक्सिबल. बट नाउ आफ्टर लास्ट फेज ऑफ ऋग्वेदा, द स्टार्टिंग ऑफ लेटर वैदिक एज, यू विल फाइंड द रिजिड वर्ण व्यवस्था. ठीक है. 10th मंडल में आपको ये देखने मिलते हैं. कौन सा चैप्टर? 10th चैप्टर. कौन सा सब चैप्टर? चैप्टर नहीं, सब चैप्टर. पुरुष सुक्ता. पुरुष सुक्ता, जिसमें आपने सुना होगा कि जो ब्राह्मण है वो भगवान के मुख से आते हैं, क्षत्रिय भुजाओं से आते हैं, वैश्य पेट से आते हैं और शूद्र पांव से आते हैं. वो यहां पे मिलता है 10th मंडल ऑफ द पुरुष सुक्ता, ऋग्वेद. क्लियर? मतलब एंडिंग फेज में ऋग्वेद के. ठीक है. अब विमेन पर आते हैं. सोसाइटी में विमेन का एक अपना रोल रहता है. देखो, सोसाइटी पैट्रियार्की थी, लेकिन अगर किसी के वहां लड़की का जन्म होता था तो उसको पूरे मान मर्यादा के साथ बड़ा करने में आता था. बॉर्न एंड ब्रॉट अप उसका पूरी मान मर्यादा के साथ होता था. उनको बहुत मान देने में आता था. लड़कियों को एजुकेशन देने में आता था. एजुकेशन वॉज गिवन. टू गर्ल्स. Intercaste marriage was allowed because girls were educated. They knew
हाउ टू चूज द पार्टनर बिकॉज ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन की वजह से गर्ल्स को पता है कि हमारे लिए बेस्ट पार्टनर कौन सा है, हमारी कंपेटिबिलिटी कौन से पार्टनर के साथ है। फिर वो कोई भी फेथ से आ रहा हो, कोई भी कास्ट से आ रहा हो। बेस्ट एग्जांपल लोपामुद्रा, डॉटर ऑफ द क्षत्रिय। लोपामुद्रा के पिताजी क्षत्रिय, हस्बैंड अगस्त्य ब्राह्मण। डॉटर ऑफ क्षत्रिय चूज दी ब्राह्मण, अलाउड इंटरकास्ट, ठीक है, अलाउड, ठीक है, बिकॉज एजुकेशन वॉज गिवन टू गर्ल्स। गर्ल्स वर ऑल्सो आस्क्ड टू वेयर दी जनोई, उनके गले में जनोई, उपन्या पवित्रम भी उनको करवाने में आता था। उपन्या वॉज देयर फॉर दी गर्ल्स। हस्बैंड आप अपने हिसाब से आपकी कंपेटिबिलिटी से चूज कर सकते हो। दैट्स व्हाई यू विल फाइंड दी स्वयंवर्स। क्या दिखते थे आपको? स्वयंवर के जिसके गले में माला डालो वो आपका हस्बैंड है, स्वयंवर्स बोलते हैं। क्योंकि एजुकेशन था, लड़कियों को पता था कि मुझे कौन सा वर चूज करना है, मैं अपने हिसाब से यूज कर सकती हूँ वो, मेरी बुद्धि का यूज करके। महाभारत में इससे तो द्रौपदी ने कहा था कि नहीं मैं इससे शादी नहीं करूंगी, मैं इससे ही शादी करूंगी, वो मेरा हक है, स्वयंवर। क्लियर? नेक्स्ट, यू विल फाइंड मेनी विमेन स्कॉलर्स इन दी वेदास। अपाला, लोपामुद्रा, है ना, अहल्या, इन सब के बारे में आप देखोगे। गार्गेय, मैत्रेय, ये सब लड़कियां थी, है ना? लोपामुद्रा, स्वयंवर्स भी थे। विडो रीमैरेज वॉज अलाउड। विडो रीमैरेज थे। क्यों? कांस्टेंट वॉर्स, देखो रीजन ढूंढो, क्यों? वाई? बिकॉज ऑफ कांस्टेंट वॉर्स। अब जहां पे कांस्टेंट वॉर्स होते रहेंगे वहां पे डेथ्स होती रहेगी, और जहां पे डेथ्स होती रहेगी तो लड़कियां विधवा भी होती रहेगी, और अब लड़कियां विधवा होती रहेगी तो अब विधवाओं का जीवन के लिए मैरिज करवाना उनको जरूरी है, वरना समाज में विधवाएं बढ़ जाएगी, और आने वाली जनरेशन्स के लिए हमें बेबी चाहिए। क्लियर? जो वॉर कर सके, जो थोड़ी बहुत खेतीबाड़ी कर सके, गाय भैंस को चरा सके, तो विडोज के लिए मैरिज जरूरी थे। देखो सोसाइटी की डिमांड होती है भाई सब चीज की। कांस्टेंट वॉर्स, व्हाई? दैट्स व्हाई विडो रीमैरेज वाज अलाउड। डेथ्स वर कॉमन ऑफ द मेल। मेल्स के डेथ्स जो होते हैं कॉमन होते हैं मेल के, वही वॉर में मेल जाते हैं। विडोज बार बार हो जाती थी तो उसके तो मैरिज करवाने पड़ेंगे भाई आपको। That's why you will find the practice of niyog. What do you mean by niyog? जब हस्बैंड की डेथ हो जाती है, then wife for particular time period was allowed to have the baby with the brother of the died husband, जो हस्बैंड मर चुका है उसके साथ, या ऋषिस, अगर हस्बैंड ब्रदर नहीं मिलता तो ऋषि मुनि। ठीक है, लेकिन ये नियोग के द्वारा जो बेबी आएगा, जो बेबी प्रोड्यूस होगा, उसका जो फादर है वो ये नहीं कहलाएंगे, भले ही बायोलॉजिकल फादर ये है, ठीक है, फिजिकल प्लेजर्स इनके साथ हुए थे, लेकिन जो हस्बैंड का जो नाम, मतलब पिताजी का जो नाम देने में आएगा जो बच्चे को, वो उसका ही देने में आएगा जो हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। कभी ऋषि मुनि आके ये नहीं कह सकते ये मेरा पुत्र है, वरना पाप लगता था।
जो हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी वॉर में और उनका कोई बेबी नहीं था, दैट्स वाई कुछ टाइम के लिए बेबी प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, ऋषि मुनीस या देवर, पहले देवर का प्रेफरेंस करते थे अपने, उसके साथ अपने को, ठीक है, बेबी प्रोड्यूस करवाने में आता था उस वक्त। उसको अपने कहते हैं नियोग की प्रैक्टिस, ठीक है। लेकिन जो बेबी प्रोड्यूस होगा उसको कभी देवर का नाम या ऋषि का नाम नहीं लगता था, ऐसा नहीं बोलते थे वो ये ऋषि का पुत्र है, अपने ऐसा ही बोलते थे वो हस्बैंड जो मर चुका है इनका ही पुत्र था ये, ठीक। कोई गलत बात नहीं थी उस वक्त नियोग में। आज भले ही आप इसको गलत नजरिए से शायद देख सकते हो, लेकिन उसमें कोई गलत बात नहीं थी। नेम ऑफ द डायड फादर ही लगता था। कभी ऋषि ऐसा नहीं कह सकते तो मेरा बेटा था, बायोलॉजिकल फादर मैं हूं, नहीं, ऋषि को निकल जाने का। देवर फिर भाभी की तरह ही, ठीक है, देखेगा। क्लियर, ठीक है क्लास। ये जो भी चीज नियोग की होती थी इसमें वाइफ की परमिशन हो तो ही करने में आता था, वरना ये नहीं करने में आता था। मतलब विमेन की पूरी परमिशन यहां पे लेने में आती थी, परमिशन थी विमेन। आप जबरदस्ती नियोग नहीं करवा सकते थे, वो भी बहुत बड़ा पाप था। वाइफ की परमिशन होनी चाहिए। अगर जिसका हस्बैंड की डेथ हो गई वो चाहती है नियोग से एक बेबी प्रोड्यूस हो तो ही, वो कहती है नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी, तो जबरदस्ती नहीं है कोई। क्लियर। ये सब आपने महाभारत वगैरह की स्टोरी में देखा होगा, जैसे धृतराष्ट्र का जो बॉर्न हुआ था, पांडु का जो बॉर्न हुआ था, द फादर ऑफ अर्जुन, युधिष्ठिर, पांडु, उन लोग का जो बॉर्न हुआ था ना वो नियोग की प्रैक्टिस से ही हुआ था। क्लास देख लीजिएगा आप लोग, और उस वक्त कोई गलत बात नहीं थी इसमें, ठीक है। नो गोत्र व्यवस्था, गोत्र व्यवस्था जैसी कोई चीज नहीं थी। ऋग्वेदिक सोसाइटी में गोत्र का मीनिंग क्या था? प्लेस वेर फैमिली मेंबर्स हैड द सेम शेल्टर ऑफ काउस। काउस को बांधने की जगह उसको अपने कहते थे गोत्र। इसलिए देखो गौ, ठीक है, उसको अपने कहते थे गोत्र। क्लियर। उस वक्त की सोसाइटी ऐसी थी, नो कास्टिज्म कोई रिजिड नहीं था, क्योंकि सोसाइटी की डिमांड वो कास्टिज्म की नहीं थी। पैसा ही नहीं था किसी के पास। कास्टिज्म की डिमांड कब उठती है? जब आपके पास सरप्लस पैसा हो और आप चाहते हो कि ये पैसा मैं मेरी आने वाली जनरेशन को दूं, काबिल को नहीं दूं, आने वाली जनरेशन को दूं, तब कास्टिज्म को रिजिड करते कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा। मतलब राजा की पद्धति जो होती है वो मेरे बेटे को ही जाएगी। क्यों? जब वो पावरफुल होता है तब, जब पैसा आता है तब, ठीक है। अब अपने हाँ और एक चीज पे आते हैं, सोसाइटी की एक चीज, मोनोगेमी वॉज आइडल। मतलब ज्यादातर आपको वन हस्बैंड वन वाइफ वाला कॉन्सेप्ट ही देखने मिलता था। वन हस्बैंड वन वाइफ, ज्यादातर यही कॉन्सेप्ट था। बट पॉलीगैमी वॉज अलाउड। पॉलीगैमी वॉज अलाउड, ठीक है, पॉलीगैमी अलाउड थी, पॉलीगैमी अलाउड कर दी थी, ठीक है, पॉलीगैमी अलाउड थी। एंड पॉलीएंड्री वॉज ऑल्सो अलाउड। पॉलीएंड्री मतलब द्रौपदी, बोथ वर अलाउड, ठीक है, कि एक रानी होती है उसके 5 पति होते हैं, 6 पति होते हैं, 3 पति होते हैं, वो भी अलाउड था। ज्यादातर आपको ये देखने मिलता था पॉलीगैमी, और सबसे ज्यादा ये था मोनोगैमी। सबसे ज्यादा मोनोगैमी को आइडल मानने में आता था, ठीक है। तो उस वक्त की सोसाइटी ऐसी थी, और सोसाइटी इस तरह डिवाइड थी। जन मतलब ट्राइब, उस वक्त ट्राइब का ज्यादा इंपॉर्टेंट था। लोग अपने ट्राइब के मान मर्यादा के लिए लड़ते थे, ट्राइब के, कुल की मान मर्यादा है ना, कुरुवंश मतलब वंश की मान मर्यादा। किसकी मान मर्यादा? वंश की मान मर्यादा, ठीक है।
रामायण में भी रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल, कुल का बड़ा महत्व था भैया। जन, ठीक है, विश, उसकी और नीचे की यूनिट, फिर ग्राम, फिर कुल, इसका मतलब है फैमिली, इसको अपने कहते थे कुल। कुल के हेड को अपने कहते थे कुलाप या गृहपति, कुलाप या गृहपति। ग्राम के हेड को कहते थे ग्रामीणी, विश के हेड को कहते थे विश्यापति, जन के हेड को कहते थे राजन। अभिग्राम मतलब आपको विलेज लगता है, अभिग्राम मतलब विलेज, ग्राम पंचायत अभी के टाइम पे। उस वक्त ग्राम मतलब उसका फर्स्ट मीनिंग था फाइटिंग यूनिट। ये सब क्या थी? फाइटिंग यूनिट। इसे विलेज का काम पहले, विलेज पंचायत करना नहीं रहता था, विलेज का काम पहले रहता था लड़ना। दैट्स व्हाई आपने एक टर्मिनोलॉजी सुनी होगी, संग्राम। क्या सुना होगा? संग्राम। संग्राम मतलब क्या? दो फाइटिंग यूनिट्स के बीच में लड़ाइया, युद्ध, छोटा युद्ध, संग्राम, है ना। विलेज बाद में, पहले ये क्या थी? एक फाइटिंग यूनिट थी क्लास। और अपने लास्ट में आते हैं रिलीजन। सोसाइटी टोटली वॉर करती रहती थी उस वक्त, इकोनॉमी काउस के लिए होती चलती थी। ये लोग सेटल्ड नहीं थे, पहाड़ी क्षेत्र था तो थोड़ा सर्वाइवल का सवाल था। दैट्स वाई ये लोग वॉर करते रहते थे। दैट्स वाई उस वक्त ऐसे गॉड का इंपॉर्टेंस था जो वॉर में उनकी मदद कर सके। जैसे आज के टाइम पे भी जब भी क्षत्रिय राजा, आपने मेडाइवल पीरियड में देखा होगा मूवीज वगैरह में, कि जब युद्ध में जाते हैं तो माँ दुर्गा का नाम लेते हैं, जय भवानी। जय भवानी की आप मूर्ति देखोगे तो हाथ में तलवार, लाल साड़ी, ठीक है, सिंह में सवार, दिखाता है कि शायद वॉरियर क्लैंस है। तो वैसे ही रिलीजन, इकोनॉमी, क्योंकि वॉर होता था, दैट्स वाई वहां उस वक्त इंपॉर्टेंस किसका था? इंद्र का। किसका? इंद्र का। इंद्र वॉज द मेन गॉड। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा मेंशन इनका हुआ है। ऋग्वेद, क्योंकि क्लास ये लोग अभी रिसर्च कर रहे थे, यहां के ऋषि मुनि। दैट्स वाई यू विल फाइंड कि क्योंकि छोटी छोटी रिसर्च चलती रहती थी, दैट्स वाई दे पर्सनिफाइड द नेचर। इसलिए आपने पुराणों में देखा होगा, ये मूवीज वगैरह में देखा होगा, महाभारत वगैरह में, कि गंगा नदी ऐसे प्रकट हो जाती है ह्यूमन फॉर्म में, क्योंकि वो लोग जो नेचर को देखते थे, जिसको वो कंट्रोल नहीं कर पाते थे, उसको वो भगवान मान लेते थे, नेचुरल फोर्सेस को। दैट्स वाई वर्शिपर ऑफ नेचर। personified the nature. They personified the nature. इंद्र वॉज हाईएस्ट मेंशन। इंद्र के दो रोल, सभी भगवानों के दो रोल। इंद्र एक सेलेस्टियल रोल और एक इंद्र जी का रोल रहता था फाइटिंग रोल। सेलेस्टियल रोल द गॉड ऑफ थंडर। टेरेस्ट्रियल रोल फाइटिंग, किसके लिए? फाइटिंग के लिए। दैट्स वाई इंद्र भगवान के बहुत सारे नाम है ऋग्वेद में। इंद्र का नाम देख लो आप, क्या क्या है? पुरंदर, क्या नाम था? पुरंदर, डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स, किलों को तोड़ने वाला, पुरंदर। फिर उर्वजित, कॉन्करर ऑफ फील्ड्स, उर्वजित, उर्वजित। फिर और एक नाम धनंजय, क्या नाम था? धनंजय, सभी धनों में जय प्राप्त करने वाला, धनंजय, धनंजय, ठीक है। और दूसरा फाइटिंग, ठीक है। वैसे ही और एक इंपॉर्टेंस था अग्नि का। दो रोल अग्नि के भी, सेलेस्टियल रोल, टेरेस्ट्रियल रोल। एक रोल था इंटरमीडिएट बिटवीन
गॉड्स एंड ह्यूमंस, जो छोटे मोटे यज्ञ होते थे उस वक्त, बड़े बड़े यज्ञ नहीं थे भाई, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, इतने बड़े यज्ञ नहीं थे, छोटे यज्ञ थे, क्योंकि ऋग्वेदिक सोसाइटी है, नॉमेडिक ट्राइब्स है, लोग एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, तो ज्यादा दिन तक वहां पे रहते नहीं है, तो आप बड़े यज्ञ नहीं कर पाओगे। जहां पे भी थोड़े टाइम के लिए वक्त गुजारते थे वहां पे हाथ जोड़ते थे, ठीक है, बरसात को पूज लेते थे, नदी को पूज लेते थे, छोटा यज्ञ करते थे, लड़कियां भी यज्ञ करती थी, निकल जाओ भाई, हो गया, ठीक है। तो यज्ञ छोटे यज्ञ थे, बड़े यज्ञ नहीं थे, छोटे यज्ञ थे। वो क्यों थे? इंटरमीडिएट बिटवीन गॉड्स एंड ह्यूमन, अग्नि का रोल, स्वाहा। इसलिए अपने जब भी कोई भी चीज करते हो अग्नि की साक्षी में करते हैं। जैसे ही अग्नि बुझ जाती है अपने कहते हैं अशुभ हुआ, जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां, वो टकरा गई, आ गई लौट के यहां, अगर अग्नि बुझ जाती है तो अग्नि का एक रोल इंटरमीडिएट बिटवीन गॉड्स एंड ह्यूमंस। दूसरा रोल ऑफ कोर्स फायर, यूज इन मेकिंग वेपन, स्मेल्टिंग ऑफ कॉपर वगैरह जो होता है उसमें फायर का यूज होता है क्लास, मेटल को पिघालना पड़ता है तो फायर का और एक यूज होता था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गॉड वरुण, सबसे ओल्डेस्ट गॉड वरुण। ये ट्राइब्स लोग थे क्लास, सेटल सोसाइटी नहीं थी, अभी नहीं थी, धीरे धीरे सेटल हो रहे थे। सर्वाइवल का सवाल था, वॉर्स चलते रहते थे, दैट्स वाई इनके यहाँ कानून डरा के बनते थे। जैसे अरब कंट्रीज में आप देखते हो ना, बहुत हार्श पनिशमेंट्स है, जो इंडिया में नहीं है वहां पे है। क्यों? क्योंकि वहां पे भी कांस्टेंट वॉर्स होते थे क्लास, वहां पे डेजर्ट एरिया की वजह से सेटल सोसाइटी नहीं थी, इसलिए अगर उनको सही मार्ग में लेके आना है तो डर बताओ कि अगर चोरी की तो हाथ काट दूंगा साले, बड़ी सजा। तो वैसे ही वरुण जो देव थे ये सबसे बूढ़े थे, और आपको पता है बूढ़े लोगों का काम नीतियां चलाना होता है, नीतियों पे। तो ही वॉज ऑल्सो द गॉड ऑफ एथिक्स, गॉड ऑफ नीति। एंड सेकंड वाटर गॉड, ओशन गॉड, रिवर गॉड नहीं है, वाटर गॉड। ठीक, देन यू विल फाइंड उषा, लेडी गॉड थी उषा, गॉडेस ऑफ डॉन, मतलब अर्ली मॉर्निंग की गॉडेस। वाक, गॉडेस ऑफ स्पीच। सावित्री, जिनके बारे में गायत्री मंत्र लिखा है, गायत्री मंत्र विश्वामित्र ऋषि ने सावित्री के बारे में लिखा है, ठीक है। और एक क्लास, एक फैक्चुअल नॉलेज है, फोर्थ मंडाल of Rig Veda, fourth mandala of Rig Veda talks about the agriculture. ठीक है, नहीं मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ऋग्वेद में ब्रह्मा जी का मेंशन था ही नहीं या विष्णु जी का मेंशन नहीं था, ऐसा नहीं कह रहा, था मेंशन, लेकिन उनका इतना इंपॉर्टेंस नहीं था जितना अभी इंद्र का इंपॉर्टेंस था, उनका इतना इंपॉर्टेंस था। पूषण नाम के गॉड है, द गॉड ऑफ शूद्र जिसको कहते हैं, ठीक है, वो भी थे। पूषण आप देख सकते हो, पूषण, ठीक है। फिर रुद्र एक गॉड थे जिसको अपने कहते थे प्रोटो शिवा। रुद्र वॉज कॉल्ड टू बी द गॉड ऑफ डिजीज, गॉड ऑफ डिजीज, ठीक है। और रुद्र का ही एक अवतार था मरुत एक अवतार था, मतलब एक, इसको कहते थे गॉड ऑफ स्ट्रोम। वायु, गॉड ऑफ विंड, इज ऑल्सो टाइप ऑफ रुद्र। फिर परिजनम, गॉड ऑफ रेन। वैसे आपने देखा होगा इंद्र वॉज कॉल्ड टू बी द गॉड ऑफ रेन, सही बात है, लेकिन रुद्र के ही अवतार थे परिजनम, इज अ गॉड ऑफ रेन। तो थे, ये सब भी थे, ऐसा नहीं था। पूषण थे, पूषण भी एक फॉर्म ऑफ रुद्र ही है। रुद्र इज ऑल्सो कॉल्ड बी द गॉड ऑफ डिसीज, गॉड ऑफ एनिमल। इट वॉज द प्रोटो शिवा, पशुपति रुद्र, ठीक है।
यू विल फाइंड स्मॉल यज्ञस, बड़े यज्ञस नहीं थे, स्मॉल यज्ञस थे उस वक्त। इससे आप देख सकते हो रिलीजन की डिमांड पूरी अलग थी उस वक्त। उस वक्त वॉर्स होते थे, इसलिए इंद्र इन सब का इंपॉर्टेंस ज्यादा था। ठीक है, भले ही यहाँ पे अपने पॉलीथीज्म को मानते थे ज्यादातर, ठीक है, लेकिन और एक चीज, नो आइडल वर्शिप। आइडल वर्शिप ऋग्वेद में अलाउड नहीं थी, क्योंकि अगर आप एक जगह से दूसरी जगह प्रस्थान कर रहे हो तो आप भी सोसाइटी पूरी तरह सेटल नहीं हुई। सेटल नहीं हुई इसलिए मंदिर नहीं बने, मंदिर नहीं बने इसलिए आइडल्स नहीं है। ठीक है, तो नो आइडल वर्शिप। अपने पॉलीथीज्म में मानते थे, लेकिन हाँ अपने को इतना पता था कि सभी एनर्जी का ओरिजिन जो है वो कोई ना कोई एक बड़ी एनर्जी कर रही है। सभी एनर्जी का ओरिजिन कोई एक बड़ी एनर्जी है। तो पॉलीथीज्म के साथ साथ हम मोनोथीज्म में भी मान रहे थे। क्लियर था? तो सबसे पहले मैं यहां पे मटेरियलिज्म का ज्यादा इंपॉर्टेंस था, और हाँ पॉलीथीज्म विद मोनोथीज्म था। क्योंकि अपने को ये कहां से पता चलता है, ऋग्वेद में एक नदी सदिया ना सदियाना सूत्र है, ना सदियाना सूक्त, उसमें यहां पे बताया है ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स फ्रॉम वन पॉइंट, एक पॉइंट से ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स है। इससे अपने को पता चलता है कि कोई एक कारण होगा सभी एनर्जीज का। ठीक, तो पॉलीथीज्म को तो मानते ही थे, लेकिन हाँ अपने को इतना पता चल गया था कि पॉलीथीज्म जो है, जितनी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, उसका जो पॉइंट है वो कोई एक एनर्जी से है। वो यहां पे लिखा है ना सदियाना सूक्त, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, 10th मंडाल ऑफ ऋग्वेद। ठीक है, तो आज यहां तक रखते हैं। आइडल वर्शिप क्यों नहीं थी? क्योंकि सेटल नहीं थे। सेटल नहीं थे तो बना ही नहीं सकते थे, कॉन्स्टेंटली वॉर्स होते रहते। तो आपके पास वो टाइम ही नहीं है कि हम आइडल वाइडल की अभी खोज करें। अपने जहां पे है वहां पे छोटा यज्ञ करो, भगवान को पूछो। क्लियर? यहाँ पे आपको ये सब चीजें देखने मिलती थी। इट इज ए ऋग्वेदिक एरा, लेटर वैदिक एरा हम बाद में करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।